गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ पे धर्म की बात आती है वहां से तर्क वितर्क चला जाता है, रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आस्था। पर क्या होगा अगर हमें ऐसी न्यूज़ देखने को मिले? क्या तब भी हमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए? क्या तब भी हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है? शुक्रवार को एक अध्ययन प्रकाशित होता है जिसमें यह बताया गया है कि रोमन कैथोलिक पादरियों द्वारा 1940 के बाद से 2 लाख से अधिक नाबालिगों का यौन शोषण किया गया है। क्या अब भी हमें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है? जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था उसमें 8,000 वयस्क महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से 0.6% महिलाओं ने यह कहा था कि हमारे साथ तब यौन शोषण हुआ था जब हम नाबालिग थे। यानी कि प्रत्येक 8,000 महिलाओं में से लगभग 50 महिलाओं ने ये एक्सेप्ट किया है कि उनके साथ यौन शोषण हो चुका है जबकि वो नाबालिग थे। और कहाँ पे हुआ था? तो वो चर्च में हुआ था। किसने किया था? तो पादरियों के द्वारा किया गया था। दोस्तों, धर्म बहुत ही संवेदनशील मामला है। अगर किसी की भावनाएं आहत हों तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन ये चीज बोलना जरूरी है। न्यूज है तो बताना तो पड़ेगा ही मुझे। अब आप खुद सोच के देखिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हम जाते हैं अपनी शांति के लिए, ईश्वर से एकात्म होने के लिए, और वहां पे ही अगर ऐसी चीजें होने लग जाए तो आदमी कहाँ जाएगा? फिर हमें किसका सहारा? और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, लगभग लगभग सारे धर्मों की कमोबेश यही स्थिति है। किसी धर्म में थोड़ा सा ज्यादा है, किसी धर्म में थोड़ा सा कम है। और देखिए दोस्तों, कभी भी धर्म गलत नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि सत्य ही धर्म है। तो धर्म कभी गलत नहीं हो सकता। गलत क्या होता है? जो उसके ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार बन बैठे हैं, गलत वो लोग होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि एकम सत विप्रव बहुधा वदंती, यानी कि सत्य तो एक ही होता है लेकिन उसकी व्याख्या करने वाले अलग अलग तरीके से व्याख्या कर देते हैं। तो ऐसे ही धर्म के मामले में भी है कि धर्म तो बहुत अच्छा था, सारे धर्म अच्छे हैं, लेकिन जो उसकी व्याख्या करने वाले थे उन्होंने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए धर्म की गलत गलत व्याख्याएं कर दी। और आज वर्तमान समय में उसी का नतीजा हर कोई भुगत रहा है। अब ये तो ऐसे मामले थे जो हमारे सामने आ गए, ऐसे और भी बहुत सारे मामले होंगे जो हमारे सामने ही नहीं है। तो उनका क्या? उनके बारे में कौन बात करेगा? उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाएगी? उनके लिए हम क्या प्रावधान करेंगे? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे साथ कोई नाबालिग रहता है तो हम उसको समझाएं, बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किसके साथ रहना है, किसके साथ जानना है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना है। देखिए, विश्वास करना गलत नहीं है, किसी के भी ऊपर विश्वास करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना ये पूरी तरीके से गलत है। चाहे वो दोस्त हुआ आपका, चाहे वो धर्म हुआ, चाहे आपका जीएफ बीएफ हुआ, कोई भी हुआ, किसी के भी ऊपर अंधा विश्वास करना बहुत गलत है। वो हमेशा आपको गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा, वो हमेशा आपको दुखी पहुंचाएगा। तो ट्रस्ट करिए, बिल्कुल गलत बात नहीं, लेकिन अंधा विश्वास मत करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर में। तो ये रही आपकी कोटेशन। बात करें, स्वास्थ्य एक अमूल्य संपत्ति है, जब तक संभव हो इसमें निवेश करें। हेल्थ इज अ प्राइसलेस वेल्थ, इन्वेस्ट वाइल यू कैन। ये किसने कहा? तो ये ब्रायंट मैकगिल ने कहा है। दोस्तों, ये आर्टिकल चाइना की एम्बेसी में काम करने वाली एक महिला के द्वारा लिखा गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जिसके देश के लोग लिखेंगे उसकी तो तारीफ करेंगे। इस आर्टिकल में मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि चाइना और इंडिया मिलकर के वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, जो इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, इसी तरीके से यूक्रेन और रशिया का संघर्ष चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया और चाइना का महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन इन्होंने अपने देश की भर भर के तारीफ की, हालांकि इंडिया की भी तारीफ की, लेकिन थोड़ी सी कम की है अपने देश की तुलना में। और यहाँ पे ये नहीं समझ पाए कि भैया चाइना क्या करे। इनका ये कहना है कि जो चाइना है वो बहुत अच्छे लेवल पे लेके चल रहा है चीजों को, और सबको साथ में लेके चल रहा है। वो है ना, सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से लेके चल रहा है, पूरे विश्व को कनेक्ट करने की बात कर रहा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे ही साथ इसका सबसे बड़ा विवाद चल रहा है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को एशियन गेम में एंट्री देने से मना कर देता है, और फिर आप कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चाइना अपनी हरकतें तो सुधारे। वो हमारे साथ झड़प करता रहता है, वो हमारे साथ चाइना के साथ बॉर्डर पे लेकर के बदतमीजियां करता रहता है। हम उसी के साथ जाके काम कर गए। तो पहले चाइना अपनी हरकतें तो सुधारे। तो ये आर्टिकल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे लिखा है चाइना's कंट्रीब्यूशन। ये बता रहे हैं कि चाइना ने क्या क्या अभी तक कंट्रीब्यूट किया है। तो भैया वो आप ही जानो, वो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि चाइना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा आर्टिकल ये दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो महिलाएं हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, वो दुनिया को बेटर बना सकती हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था, परसों भी किया था, उसके पहले हमने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में डिस्कस किया था। एलएफपीआर के बारे में हमने कल डिस्कस किया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो इससे फिर से डिस्कस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर टाइम ही लॉस होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। उतना फायदा नहीं निकलेगा, कॉस्ट बेनिफिट जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ नहीं निकल के आएगी। तो दोस्तों, आपको जितना डेटा दिया गया है कल परसों और उसके पहले, वो आपके लिए बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। आप उसको ही बार बार रिवाइज करिए, उसको आंसर राइटिंग में यूज करिए, एस्से में यूज करिए, एथिक्स में, जहाँ पे भी यूज कर सकते हैं आप उसको यूज करिए। बस उतना आपके लिए डेटा बहुत है। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैश फॉर क्यूरी, जो महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ था, जिसमें ये बात की जा रही थी कि उन्होंने जो संसद में सवाल पूछा है उसके लिए उनको पेमेंट मिली, उनको इसके लिए उनको कैश मिला है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब उस मामले को जो संसद की इथिक्स कमेटी यानी कि आचार समिति है, उसके पास भेज दिया गया है। तो हम इस आर्टिकल में यही जानने वाले हैं कि आचार समिति क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, और इसके अंदर अगर किसी को शिकायत करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है, और इसके लिए कौन ऐसा पोस्ट है जो यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। संसद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के हिसाब से ये जो समिति, आचार समिति, इसकी लास्ट बैठक कब हुई थी? तो 27 जुलाई 2021 की हुई थी।
और 2 दशक से अधिक समय पहले एक तदर्थ इकाई के रूप में स्थापित होने के बाद से पैनल ने कई शिकायतें सुनी है, जिनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत हल्के अपराधों के लिए हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है तदर्थ। तदर्थ का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो ऐसी समितियां, जब उसका कोई काम हो स्पेशल, उसकी जरूरत पड़ती है, समिति बनाएगी। जब काम खत्म हो गया तो समिति को डिसॉल्व कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। यानी कि कोई काम पड़ रहा है, कोई जरूरत है, तो तुरंत उस समिति को बनाया गया, और जैसे ही काम खत्म होता है वो विशेष उद्देश्य के लिए समिति बनाई जाती है, और जैसे उद्देश्य पूर्ति होती है उस समिति को भंग कर दिया जाता है। तो इसी को तदर्थ समिति कहा जाता है। वर्तमान समय में 2015 के बाद से जो आचार समिति है, ये अस्थायी समिति बन चुकी है, लेकिन इसके पहले ये तदर्थ समिति के रूप में काम करती थी। यानी जब भी कोई ऐसा केस आता तो इस समिति को बनाया जाता, और जब केस खत्म हो जाता तो उस समिति को डिसॉल्व कर दिया जाता, भंग कर दिया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये अस्थायी समिति बन चुकी है संसद की। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि समितियां दो तरीके की होती है, एक होता है तदर्थ समिति और एक होती है अस्थायी समिति। तो उसी में से ये तदर्थ समिति थी पहले, लेकिन 2015 के बाद से ये अस्थायी समिति बन चुकी है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आचार समिति होती है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और जो वर्तमान समय में समिति बनी है महुआ मोइत्रा वाले केस को देखने के लिए, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये भाजपा के कौशाम्बी सांसद विनोद कुमार सोनकर। उसके अलावा यहाँ पे सदस्यों के नाम दिए गए, तो सदस्य के नाम इतने ज्यादा हैं, आपको ध्यान नहीं रखना है, कोई बहुत फायदा नहीं होने वाले से, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है सदस्यों के नाम। अगर हम बात करें कि आचार समितियों का इतिहास क्या रहा है, तो 1996 का वर्ष था, दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो सम्मेलन किसका था? तो वो था पीठासीन अधिकारियों का। आपको पता होगा दोस्तों, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। तो अगर हम लोकसभा के बेस पे देखते हैं तो पीठासीन अधिकारी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी तरीके से अगर हम राज्यसभा के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी होता है सभापति और उपसभापति। यानी कि जो भी उसको प्रिसाइड करते हैं, जो भी उसको आगे लेके चलते हैं, उन्हीं को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो ये होते हैं, इन्हीं का सम्मेलन था दिल्ली में। तो इसी में पहली बार नैतिकता पैनल का विचार सामने आया था। इसमें पहली बार ये कहा गया था कि कोई ऐसी समिति होनी चाहिए, कोई ऐसा पैनल होना चाहिए जो सदस्यों के नैतिकता के ऊपर भी ध्यान रखे, उनके आचरण के ऊपर भी ध्यान रखे। इसी पृष्ठभूमि में उस समय के जो हमारे तत्काल उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे KR नारायण जी ने। इन्होंने राज्यसभा के लिए समिति का गठन भी कर दिया। कब? तो 4 मार्च 1997 को राज्यसभा के लिए इन्होंने, उच्च सदन यानी कि वही राज्यसभा के लिए, इस समिति का गठन भी कर दिया। और फिर सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करने और इसमें संदर्भित कदाचार के मामले की जांच करने के लिए मई में इसका उद्घाटन भी किया गया। मार्च में इसका गठन किया गया, फिर मई में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। मई में ये काम करना शुरू भी कर दी कि यहाँ पे जो सदस्य हैं उनके नैतिक आचरण के ऊपर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि विशेषाधिकार समिति पर लागू नियम नैतिकता पैनल पर भी लागू होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारे सांसद हैं इनको कई सारे विशेषाधिकार दिए गए। जैसे आपको पता होगा कि सदन में इनको बोलने की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि किसी विधेयक पर अगर बहस चल रही है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, और इनके बोलने के बेस पर इनको किसी अदालत में नहीं खड़ा किया जाएगा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, अब आपको जवाब देना होगा। तो इस बेस पर इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। दूसरा, जैसे आप देखेंगे कि जब भी सदन का सत्र चलता है तो इनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस तरीके से इनको संसद के भीतर बहुत सारी छूट दी गई है। तो उसी छूट के बारे में बात करें तो उसी अधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा, उसी की जांच के लिए विशेष अधिकार समिति होती है। तो जो इस समिति पर नियम लागू होते हैं वही नियम यहाँ पे नैतिकता समिति या आप नैतिकता पैनल कह सकते हैं उस पर भी लागू होते हैं। अब राज्यसभा के लिए तो 4 मार्च 1997 को ये समिति गठित हो गई, लेकिन बात आती है लोकसभा की। तो लोकसभा में इस समिति को गठन करने के लिए जो सदन की विशेषाधिकार समिति थी, इसके एक अध्ययन समूह का गठन किया गया। और इन्होंने क्या किया? तो 1997 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा करने के बाद एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की। और यहाँ पे बात करें 13वीं लोकसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति ने अंततः एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की। अगर कोई आपसे पूछता कि जो 13वीं लोकसभा थी इसका टाइमिंग क्या था, टाइम पीरियड क्या था, तो 10 अक्टूबर 1999 से लेकर के 6 फरवरी 2004 इसकी टाइमिंग थी। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। फिर बात करें कि दिवंगत अध्यक्ष GMC बाल योगी, इन्होंने 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया जो 2015 में सदन का अस्थायी हिस्सा बन गई। तो यहाँ पे तदर्थ समिति क्या थी मैंने आपको बता ही दिया है। तो 2000 में लोकसभा के लिए गठित की गई थी, जबकि राज्यसभा के लिए 1997 में गठित की गई थी। और जब लोकसभा के लिए गठित की गई थी 2000 में, तो यहाँ पे तदर्थ समिति थी। उसके बाद 2015 में जाकर के अस्थायी समिति बन गई है। जो वर्तमान समय में हम केस देख रहे हैं दोस्तों, कैश फॉर कोरी को लेकर के, तो इसी तरीके का एक केस 2005 में भी सामने आ चुका है। ये पहला केस नहीं है। तो 2005 में टोटल 11 MP थे, 10 थे लोकसभा के और 1 थे राज्यसभा के। इनको लेकर के प्रस्ताव आया था, इनके ऊपर विचार चल रहा था। और इसके लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो यहाँ पे चंडीगढ़ के सांसद PK बंसल के नेतृत्व में ये समिति गठित की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि इस समिति के समक्ष शिकायत करने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो इसको समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मान लीजिए 3 लोग हैं, A, B और C, इस तरीके से 3 लोग, और ये MP हैं और ये भी मान लीजिए MP हैं। ये 2 लोग MP हैं और ये मान लीजिए कि आप हैं, A फॉर आप। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इनके खिलाफ करना है केस, इनके खिलाफ करना, तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली केस कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो डायरेक्टली केस करेंगे कि भैया इनके ऊपर मुझे ऐसे डाउट है, ये रहे सबूत, आप देखिए कि इन्होंने ऐसा किया है,
कैश फॉर क्वेरी के लिए अब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठा जाए। तो इन्होंने तो डायरेक्टली कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो गई बात, क्योंकि दोनों सांसद थे, दोनों को सदन में बैठने का, बोलने का, मत देने का अधिकार था, तो दोनों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आम आदमी करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो जैसे आप हैं ये आम आदमी, अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो आप डायरेक्टली इनके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप जाएंगे इनके पास, यानी कि किसी अन्य सांसद के पास, किसी अन्य एमपी के पास, उससे कहें कि भैया देखो ये प्रूफ है मेरे पास और मैं एक हलफनामा देता हूँ, यानी कि एक आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र या ऐसे एप्लीकेशन कह सकते हैं आसान भाषा में, एप्लीकेशन देता हूँ कि इनके खिलाफ, यानी कि सी के खिलाफ जो दूसरा तीसरा एमपी है, इसके खिलाफ मुझे शिकायत दर्ज करनी है। इन्होंने कैश लेकर के, पैसा लेकर के क्वेश्चन पूछा था संसद में, यानी कि कोई आम आदमी अगर शिकायत करना चाहता है किसी एमपी के खिलाफ तो उसको किसी एमपी के माध्यम से ही शिकायत करनी पड़ेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में एक कोई ना कोई एमपी आएगा। लेकिन अगर कोई एमपी शिकायत करना चाहता है किसी अन्य एमपी के खिलाफ तो उसको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली शिकायत कर सकता है। यही दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अध्यक्ष किसी सांसद के खिलाफ कोई भी शिकायत समिति को भेज सकता है। समिति केवल मीडिया रिपोर्टों या विचाराधीन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती है। उसके अलावा बात करें कि किसी शिकायत की जांच करने का निर्णय लेने से पहले समिति प्रथम दृष्टया जांच करती है। जैसे आप देखें कि पहले एक होता है ना कि फर्स्ट एड दे दिया जाए, तो उसी तरीके से ये भी होता है फर्स्ट एड के तरीके से कि हम इसके बारे में जांच तो करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लें कि मामले में कितना दम है, जांच पड़ताल करने लायक है भी, कि किसी ने बेबुनियाद बस ऐसे हमें परेशान किया, तो उसके लिए प्रथम दृष्टया जांच करती है फर्स्ट एड के तरीके से। यह शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सिफारिशें करता है। समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है अपने, जो सदन से पूछता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट पर आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पे बात करें विशेषाधिकार समिति के बारे में, तो कहा जा रहा है कि आचार समिति और विशेषाधिकार समिति का कार्य अक्सर ओवरलैप हो जाता है। किसी सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी निकाय को भेजा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अधिक गंभीर आरोप विशेषाधिकार समिति के पास ही भेजे जाते हैं। विशेषाधिकार समिति का कार्य संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा की रक्षा करना है। इन विशेषाधिकारों का आनंद व्यक्तिगत सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण सदन को भी मिलता है। विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए एक सांसद की जांच की जा सकती है। किसी गैर सांसद पर भी सदन के अधिकार और गरिमा पर हमला करने वाले कार्यों के लिए विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। आचार समिति केवल उन कदाचार के मामलों पर विचार कर सकती है जिनमें सांसद शामिल हो। यानी अगर जो आचार समिति है वो किस किस मामले पर विचार करेगी, तो जिसमें सिर्फ एमपी संलिप्त हो उस मामले में। लेकिन जो विशेषाधिकार समिति है वो किसी आम आदमी को भी इस बेस पर क्वेश्चन कर सकती है, इस बेस पर उसको सजा दे सकती है, क्योंकि उन्होंने संसद की जो गरिमा है उसको भंग किया है, संसद का जो विशेषाधिकार है उसको भंग किया है। तो इस बेस पर किसी आम आदमी से भी सवाल कर सकती है संसद की विशेषाधिकार समिति। उम्मीद है दोस्तों आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा आर्टिकल। आपने एक स्टेटमेंट सुनी है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इतना सब हम सुनते हैं, उसके बाद भी हम जल संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम टैप खोल देते हैं, यानी कि टोटी खोल देते हैं, पानी बहता रहता है, बाल्टी भर चुकी है, पानी भर भर के गिर रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ब्रश करने के लिए ब्रश मंजन उठाते हैं, उस तभी हम टोटी खोल देते हैं, टैप खोल देते हैं और पानी बहता रहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो प्लीज मत कीजिए, वो बहुत ही नुकसानदायक है। मैं ये सब ज्ञान आपको क्यों दे रहा हूँ, तो उसके पीछे भी वजह है। उसके पीछे वजह क्या है, तो अभी एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, एक स्टडी आई है, उसको किसने कंडक्ट कराया है, उस स्टडी को करने वाला कौन है? उस स्टडी को कंडक्ट कराने वाला है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान, जिसमें यह बताया कि जो भारत है, भारत में जो भूजल का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और भारत ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब वो भूजल खोने के एकदम चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा, यानी कि अब इससे ज्यादा वो खो नहीं सकता भूजल, एकदम पूरी तरीके से भूजल खो देगा, उस स्थिति में पहुंचने वाला है भारत। इस स्टडी में यही बताया गया। तो अब इस आर्टिकल में हम समझ ही सकते हैं कि क्या जानने वाले हैं कि भूजल की स्थिति क्या है भारत में, और इस स्टडी में क्या बताया गया है, और भूजल से संबंधित या जल से संबंधित संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, उसके लिए सरकार की कौन कौन सी पहल है, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत अपने भूजल की कमी के चरम बिंदु तक पहुंचने के करीब है। रिपोर्ट का क्या नाम रखा गया था, तो रिपोर्ट का नाम रखा गया इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। इसमें 6 पर्यावरणीय टिपिंग बिंदुओं को शामिल किया गया। कौन कौन सा? तो तेजी से विलुप्त होने, भूजल की कमी, पहाड़ी ग्लेशियरों का पिघलना, अंतरिक्ष मलबे, असहनीय गर्मी और एक बीमा न करने योग्य भविष्य। तो इसमें इन 6 बिंदुओं के ऊपर फोकस करेगा। आप देखेंगे दोस्तों वर्तमान समय में स्पेस को लेकर के होड़ मची है कि कौन कितने ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर देगा, तो उसी को अंतरिक्ष मलबा कहा जा रहा है। कि अब देखिए सैटेलाइट का ना एक लाइफ टाइम होता है, मान लीजिए कि किसी सैटेलाइट का 30 साल टाइम था, अब 30 साल उसको पूरा हो चुका है, तो इस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में सैटेलाइट वहां पे घूम रहे हैं, बेकार पड़े हुए हैं, तो उसी को अंतरिक्ष का मलबा कहा जाता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि पहाड़ों का ग्लेशियर पिघल रहा है, अंटार्कटिका का ग्लेशियर पिघल रहा है, तो इन सबका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इस रिपोर्ट में बताया कि 31 प्रमुख जलभृतों में से 27 पुनः पूर्ति की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं। यानी जो टोटल दुनिया के 31 प्रमुख जलभृत हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो जल निकाय हैं, उनमें जो 31 में से 27 ऐसे हैं कि जहां पे जल भूमिगत जल जो मिलता है
वो जितना जल मिलता है उससे ज्यादा इसका यूज कर लिया जा रहा है, जितना तेजी से वो रिचार्ज नहीं होता उससे कहीं ज्यादा इसका यूज कर लिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 78% कुओं का अतिदोहित माना जाता है और पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का अनुभव होने का अनुमान है। उसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इन सब का प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जलवायु पैटर्न हो गया और समग्र पर्यावरण पर गहरा और कभी कभी विनाशकारी बदलाव भी होता है। यानी कि अगर इस तरीके की चीजें चलती रहती है तो हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र और इस तरीके से जो जलवायु पैटर्न हो गई, हमारी फसल प्रतिरूप हो गया, इन सब के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूजल क्या तो एक आवश्यक मीठे पानी का संसाधन है जो भूमिगत जलाशयों में संग्रहित होता है, जिन्हें एक्वीफर कहा जाता है। अब आपसे स्टेटमेंट देखिए एक्वीफर क्या होता है, तो ये ताजे जल के स्रोत होते हैं। ये जलभृत 2 अरब से अधिक लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति करते हैं और लगभग 70% निकासी इनकी जो होती है वो किसके लिए होती है, तो कृषि क्षेत्र के लिए होती है, कृषि उपयोग के लिए होती है। हालांकि दुनिया के आधे से अधिक प्रमुख जलभृत प्राकृतिक रूप से फिर से भरने की तुलना में तेजी से खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया इस रिपोर्ट में, ये कहा गया, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया कि चूंकि भूजल हजारों वर्षों से जमा होता है, यह अनिवार्य रूप से एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। रिपोर्ट ने इसको ये कहा कि एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। और गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसकी हम पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमारा भूजल समाप्त हो जाता है तो हम भूजल को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। हम जल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो H2O है इसको हम बना सकते हैं, जैसे जो हमारे महासागर के जल है उसको हम फिर से ला सकते हैं, उनमें से लवण निकाल करके उसको पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसको कपड़े धुलने के लिए, कृषि के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भूजल है उसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भूजल है वो हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में वहां पे जमा होते हैं, धीरे धीरे करके बने रहते हैं। तो अगर एक बार वो समाप्त हो गया ना तो हम उसको उस तरीके से फिर से लागू नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से फिर से हम उसको भर नहीं पाएंगे, इसलिए इसको गैर नवीकरणीय संसाधन माना गया इस रिपोर्ट में। उसके अलावा इस रिपोर्ट में भी कहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, भूजल समाप्त हो जाते हैं, तो इसका सिर्फ इंसान के ऊपर ही प्रभाव क्या पड़ेगा, इंसान के ऊपर नहीं। देखिए आप यहाँ पे खाद्य सुरक्षा हो गई, फसल प्रतिरूप हो गया, कृषि हो गई, सिंचाई हो गई, इन सब के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। किसानों की आय के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि किसान पूरी तरीके से कृषि पर ही जीवित होते हैं। और अगर मानसून सही तरीके से नहीं रहता है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है हमारे देश में। और अगर सिंचाई का साधन ही नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा सिंचाई करने के लिए, तो किसान कहाँ जाएंगे भैया, फिर वो वही होगा कि आत्महत्याएं और बढ़ेंगी, किसान आत्महत्याएं और करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी। ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। तो आप रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, किसके द्वारा जारी की गई उसका नाम याद रखिएगा। अब कहीं पर भी जल संसाधन के बारे में लिखने के लिए आता है या फिर किसानों के बारे में लिखने के लिए आता है, कृषि के बारे में लिखने के लिए आता है, तो आप इस रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें कि दुनिया का लगभग 30% ताजा पानी भूजल के रूप में संग्रहित होता है, जो कभी कभी झरनों हो गए, झील हो गए आदि के माध्यम से सतह पर आता रहता है, या फिर जो जलभृत खोदे जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जल स्रोत। बार बार जलभृत, आपको लग रहा है कि जलभृत क्या होता है, तो वही एक्वीफर जिसको कहा था ना हमने, वही है जलभृत। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20वीं सदी के मध्य के बाद से दुनिया भर में भूजल की कमी की दर इस हद तक तेज हो गई है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि में भूजल का एक गैर मामूली योगदान है। देखिए दोस्तों, जो बहुत बड़े बड़े जल संसाधन है, जो जल स्रोत है, उनको कहाँ से पानी मिलता है, तो उसको जमीन से पानी मिलता है। जैसे नदी हो गई, महासागर, उनको जमीन से ज्यादा पानी मिलता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20वीं सदी के मध्य तक ये जो भूजल है इसको इतना तेजी से हम लोग निकाल रहे हैं कि जो समुद्र है इनके उनको नीचे से पानी मिल ही नहीं रहा है, यानी उनको जमीन के अंदर से भूजल से पानी मिल ही नहीं रहा है। और जो प्रमुख रूप से उनके स्तर में वृद्धि हो रही है वो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हो रही है। यहाँ पे ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। भूजल के अत्यधिक पंपिंग के कारण पृथ्वी की दूरी प्रतिवर्ष 4.36 सेंटीमीटर झुक गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप इस तरीके का पॉइंट कहीं लिख देते हैं ना तो फिर समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर तो आसानी से बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरीके के पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है कि भूजल हम निकाल रहे हैं, भूजल निकालने की वजह से पृथ्वी प्रतिवर्ष 4.36 सेंटीमीटर झुक गई है। बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके अलावा बात करें कि भारत के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्वी चीन, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ईरान, सऊदी अरब और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा भूजल की कमी है, बहुत ज्यादा भूजल की कमी देखने को मिल रही है। भूजल की कमी सबसे गंभीर स्थिति में बनी हुई है, ये ऐसे क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो सऊदी अरब जैसे कुछ क्षेत्र हैं पहले ही इस भूजल जोखिम टिपिंग बिंदु को पार कर चुके हैं और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत को संभलने की जरूरत है, जल संरक्षण करने की जरूरत है, अन्यथा भारत के पास भी भूजल की समाप्ति के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और इसकी जनता जो है बहुत नेगेटिव रूप में प्रभावित होने वाली है। बात करें कि कृषि गहनता एक प्रमुख कारक है जो हमें भूजल की कमी के जोखिम के चरम बिंदु की ओर धकेल रहा है, जिसमें भूजल सिंचाई की दुनिया की लगभग 40% फसलों के उत्पादन को बनाए रखती है, जिसमें चावल और गेहूं जैसी फसलें जो है प्रमुख भूमिका निभाती हैं। यानी जो भी कृषि होती है, जो भी फसल उत्पादन होता है, उसमें लगभग 40% भूजल का प्रयोग करके सिंचाई की जाती है। तो ये बहुत बड़ा रेट है। और जो कृषि गहनता यानी कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग होता है। भूजल तक पहुंच ने दुनिया भर में सिंचित कृषि भूमि के विस्तार को प्रेरित किया है। 1900 में 63 मिलियन हेक्टेयर से 2005 में 306 मिलियन हेक्टेयर तक। अब यहाँ पे देखिए 1900 में 63 मिलियन हेक्टेयर ऐसे क्षेत्र थे जहां पे भूमिगत जल से सिंचाई की जा रही थी, लेकिन
अब यहाँ पे 2005 में ये आंकड़ा बढ़कर के कितना हुआ, तो 306 मिलियन हेक्टेयर हो गया। और ये यहाँ से इसकी वजह से यानी कि भूमिगत जल का प्रयोग करके सिंचाई करने की वजह से कृषि के क्षेत्र में लगातार विस्तार होता जा रहा है, लगातार कृषि का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, ये बताया गया रिपोर्ट में। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक का उपयोग करता है। भैया देख लो, जितना यूएसए और चाइना मिला करके भूजल का उपयोग नहीं करते हैं, उससे ज्यादा इंडिया वाले करते हैं अकेले मिल करके। तो ये देख लीजिए, अकेले हम इन दोनों से ज्यादा मिला करके यूज करते हैं भूजल का। भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र देश की बढ़ती 1.4 बिलियन आबादी के लिए रोटी की टोकरी के रूप में कार्य करता है। पंजाब और हरियाणा राज्य की पंजाब और हरियाणा राज्य देश की 50% चावल आपूर्ति और 85% गेहूं स्टॉक का उत्पादन करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी हरित क्रांति थी उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पंजाब और हरियाणा में ही पड़ा था। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो वहाँ हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र, वहाँ पे चावल और गेहूं की कृषि बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि चावल और गेहूं की खेती करने के लिए हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, और यही लोग प्रमुख भूमिका भी निभा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा देश है उसको चावल और रोटी उपलब्ध करवाने में। उसके अलावा बताया कि भूजल और अंतरराष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच मजबूत संबंध भी भूजल की कमी को बढ़ा रहा है। उन देशों में उगाए जाने वाले कई उत्पाद जो अपने भूजल संसाधनों को ओवरड्राफ्ट करते हैं, दूर दराज के स्थानों में बेचे और उपभोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका खत्म हो रहे भूजल से पैदा होने वाली अपनी फसलों का 42% निर्यात करता है, मुख्यतः मक्का, मेक्सिको, चीन और जापान जैसे अन्य स्थानों पर। अगर हम बात करें कि भारत में भूजल की कमी की वर्तमान स्थिति क्या है, तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसके अनुसार भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए हर साल 230 बिलियन क्यूबिक मीटर जब भूजल निकाला जाता है, जिससे देश के कई हिस्सों में भूजल का तेजी से क्षरण हो रहा है। भारत में कुल अनुमानित भूजल की कमी 122 से लेकर के 199 बिलियन मीटर क्यूबिक की सीमा में है। निकाले गए भूजल का लगभग 89% सिंचाई के क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में यूज होता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो घरेलू उपयोग के लिए भूजल का कितना यूज होता है, तो भूजल का 9% और उद्योग के क्षेत्र में भूजल का 2% ही उपयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, ये डेटा है ना, तो आप तुरंत ऐसे चाहें तो चार्ट बना सकते हैं ये, और आप यहाँ पे इसको तुरंत बांटिए। ये रहा कि 89% किस में यूज होता है, तो यहाँ पे सिंचाई में या फिर कृषि में यूज होता है। 2% कहाँ पे यूज होता है, तो उद्योगिक क्षेत्र में 2% यूज होता है। बाकी का 9% घरेलू उपयोग के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से आप तुरंत अपने एग्जाम में, अपने आंसर राइटिंग में तुरंत आप यहाँ पे इसको पाई चार्ट बना सकते हैं। और अगर पाई चार्ट टफ लगता है तो एक तरीके से ऐसे भी आप चार्ट बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी होता है, ये परसेंटेज दर्शाने का तरीका ऐसे भी है। अब आप यहाँ तक बांट दीजिए कि 89% जो हो गया ये सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे जो 9% हो गया ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये घरेलू उपयोग के लिए यूज किया जाता है। फिर ये बचा 2% ये हम उद्योग के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से भी इसको दर्शाया जा सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि एग्जाम में आप किस में दर्शाने में कंफर्टेबल है, पर अपने आंसर राइटिंग में आपको इस तरीके की चीजें यूज करनी ही करनी है। जहाँ पे भी मौका मिले ना, आपको इस तरीके की चीजों का तुरंत इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बात करें कि शहरी जल की 50% और ग्रामीण घरेलू जल की 85% जरूरत भी भूजल से ही पूर्ति होती है। अगर हम बात करें कि जो भूजल समाप्त हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण बताया हरित क्रांति, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हरित क्रांति हुई हमारे देश में कृषि क्षेत्र बढ़ा, फसलों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन इसके लिए पानी की यानी कि जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी। अब वो जल कहाँ से आएगा, तो भैया जाहिर सी बात है कि भूमि से आएगा। तो भूमिगत जल का बहुत ज्यादा यूज किया है कृषि के टाइम पे, हरित क्रांति के टाइम पे कृषि के लिए। तो इससे बहुत ज्यादा जल यहाँ पे हमारा वेस्ट हो गया। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में इतना ज्यादा भूमिगत जल का उपयोग किया है कि यहाँ की जो जमीन है वो लवणता के करीब पहुंच गई, यानी कि जमीन जो थी वो उपजाऊपन छोड़ करके लवणता की स्थिति में पहुंच गई। उसकी उत्पादकता ही खत्म हो गई, इतना ज्यादा जल का प्रयोग किया गया। इसकी पुनः पूर्ति की प्रतीक्षा के बिना जमीन से जल को बार बार पंप करने से इसमें त्वरित कमी आई है। अब देखेंगे आप, साल में कम से कम 2 फसल तो उगाता ही इंसान, और खास करके गेहूं और चावल, और इन दोनों में ही बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो भैया हम इनको इतना टाइम नहीं देते हैं कि भूजल से फिर से पुनर्प्राप्ति हो सके, उसके पहले हम फिर से पानी निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि बिजली पर सब्सिडी, कई बार इसको ये लेकर के बहस चलती है कि जो हम किसानों को बिजली पर सब्सिडी देते हैं, बिजली पर कुछ चार्ज नहीं लगता, उसकी वजह से किसान क्या करते हैं, जो उनका बोरवेल है, जो उनका ट्यूबवेल है, उसको चालू छोड़ करके चले जाते हैं, और यहाँ पे पानी बहता रहता है, जरूरत से ज्यादा पानी बह जाता है, और फिर इस तरीके से जल का भी नुकसान होता है और जो हमारी बिजली है उसका भी नुकसान होता है। और अगर हम इस पर थोड़ा सा पैसा लगा दें, थोड़ी सी फीस लगा दें, तो किसान इस चीज का ध्यान देंगे कि भाई जो जल है और जो बिजली है उसका अनावश्यक उपयोग ना हो। तो कई बार इस पर भी बहस चलती है। इसी तरीके से बात करें कि जो एमएसपी होता है, तो आप देखेंगे चावल और गेहूं के लिए एमएसपी थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है, थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पे कई बार ये सिफारिश दी गई कि जो एमएसपी है इसको चावल और गेहूं जैसी जिसमें जल का ज्यादा प्रयोग होता है ऐसी फसलों पर कम कर दिया जाए, और जिसमें जल का कम प्रयोग होता है ऐसी फसलों पर ज्यादा एमएसपी दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि किसान प्रोत्साहित होंगे, किसान ऐसी फसलों को उगाएंगे जिनमें जल का कम प्रयोग होता है। तो एमएसपी को कई बार इस तरीके से लागू करने की बात की जाती है। उसके अलावा औद्योगिक प्रयोग के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे आप देखेंगे लैंडफिल हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, टपकाऊ भूमिगत गैस टैंक हो गया, आदि चीजों में इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है।
अब पर्याप्त विनियमन हो गया, यानी कि इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया, तो ये सारी चीजें देखते हुए बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे ये हो जाए कि अगर किसी ने एक बाल्टी पानी बर्बाद किया तो उसको 2 डंडे पड़ेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो पानी बर्बाद करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बताया है कि कोई भी अभी तक दंड का प्रावधान नहीं किया है कि अगर कोई जरूरत से ज्यादा पानी यूज करता है तो उसके लिए कोई दंड किया जाए। उसके अलावा बात करें जो संघीय मुद्दा सॉरी दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो उसकी 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, आप सभी को पता होगा। एक तो है संघ की सूची, दूसरी समवर्ती और तीसरी राज्य की सूची। तो जो ये जल का विषय है ना, वो राज्य सूची का विषय है। तो अब आपको पता है कि जब ये राज्य सूची का विषय है तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से इस पे काम करेगा। अब हर राज्य किस तरीके से काम करे तो पता नहीं। अब देखिए कहीं पे मान लीजिए साउथ इंडिया स्टेट है, तो फिर आप देखिए जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे सारी जगहों पे पानी की उपलब्धता एक जैसी तो होगी नहीं। जितना उत्तर प्रदेश में होगा उतना ही राजस्थान में तो होगा नहीं। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो राज्यों को लेकर के अलग अलग विनियमन है, अलग अलग योजनाएं हैं, ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। अब हम जान लेते हैं केंद्रीय भूमि जल बोर्ड यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो जल की बात करें, जाहिर सी बात है कि जल संसाधन मंत्रालय आएगा। ये इसके लिए राष्ट्रीय शीर्ष एजेंसी भी है। ये देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण यानी कि खोज, एक तरीके से कह सकते हैं निगरानी, मूल्यांकन, वृद्धि और विनियमन हेतु वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है इसको। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के अधीन अन्वेषण कार्य ट्यूबवेल संगठन का नाम बदलकर की गई थी, जिसे वर्ष 1972 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल प्रभाग के साथ विलय कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो भैया आप देख सकते हैं भूजल भवन फरीदाबाद हरियाणा में मुख्यालय है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा देश में भूजल में विकास के नियमन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की देखरेख की जा रही है। यानी जो भी भूजल है उसका संरक्षण करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको कैसे बचाया जाए, उसका कम से कम यूज कैसे किया जाए और उसको कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, उसको प्रदूषण से कैसे बचाया जाए, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की होती है, भूजल बोर्ड की होती है। जल संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई और अन्य राज्यों के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई, अगर उसके बारे में हम जानना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बात की जा रही है कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी पहल है, तो यहाँ पे समुदायों या हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई ग्राम या ग्राम पंचायत स्तर की जल सुरक्षा योजना के आधार पर सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा अटल भूजल योजना हो गई, जल शक्ति अभियान हो गया, जल वृत्त मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम हो गया, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन यानी कि अमृत मिशन हो गया। और अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। जलयुक्त शिविर, ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। सुजलम सुफलम अभियान कहाँ का? गुजरात का है। मिशन काकतीय कहाँ का है? तो तेलंगाना का। आप यहाँ पे देख सकते हैं काकतीय वंश भी यहीं का था। तो नीरू चेरू, ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। जल जीवन हरियाली, ये कहाँ का है? तो बिहार का है। जल ही जीवन हरियाणा का है। और कुदीम रामथू, ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु की योजना है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप अपने आंसर राइटिंग को अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे टॉपिक तो पढ़ लिया, उसका यूज कहाँ पे होने वाला है? तो लो भैया, मुख्य परीक्षा में आपके 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल तनाव क्या है, यह भारत में क्षेत्रीय रूप से कैसे और क्यों भिन्न है। ये 2019 का क्वेश्चन था आपकी यूपीएससी मेंस का। और वहीं पे यूपीएससी 2020 में पूछा गया आपसे जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने भी बताया जल शक्ति अभियान के बारे में। अब आप यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी इकट्ठा करके इसको आंसर राइटिंग करिएगा। दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान समय में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है वो यरूशलेम या फिर जेरूशलेम शहर को लेकर के चल रहा है। उसी को दोनों कहा जाता है, यरूशलेम या फिर जेरूशलेम, उसी शहर को लेकर के चल रहा है। और पर्टिकुलर अगर हम स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद, इसी को लेकर के विवाद चल रहा है। अब यहाँ पे हम कैसे जुड़े हुए हैं अल अक्सा मस्जिद से? तो 800 साल पुराना हमारा संबंध है उससे, कैसे उसके बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में। और ये आर्टिकल आपके लिए इतिहास की दृष्टि से आप कह सकते हैं, फिर कला और संस्कृति का जो पार्ट होता है उसके हिसाब से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कहेंगे क्या सर क्या पढ़ाए थे और क्या आ गया, आप तो इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा रहे थे, आपने ये बताया ही नहीं था। तो देखिए दोस्तों कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 2 आंदोलन चले थे, एक था सूफी आंदोलन और एक था भक्ति आंदोलन। तो यहाँ से जो हमारे एक सूफी बाबा थे, इनका नाम था बाबा फरीद, ये इससे जुड़े हुए थे। और बाबा फरीद ये चिश्ती संप्रदाय के मानने वाले थे और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह कहाँ पे है? तो इनकी दरगाह या मज़ार आप कह सकते हैं ये अजमेर में है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस आर्टिकल में हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो जेरूसलम में भारत की उपस्थिति के साक्ष्य 12वीं शताब्दी से मिलते हैं। बात करें कि इस प्राचीन शहर की दीवारों के भीतर एक भूरे रंग की 2 मंजिला इमारत खड़ी है जिस पर भारतीय धर्मशाला स्थान लिखा है। धर्मशाला की ओर जाने वाली सड़क का नाम क्या है? तो जावियात अल हुनूद है। इसका अर्थ क्या होता है? भारतीय कोना। तो आप देख सकते हैं इसका नाम भी हमारे देश के नाम पर रखा है। कितनी अच्छी बात है ना, मुझे तो बहुत खुशी हुई। एक किंवदंती के अनुसार बाबा फरीद ने यहाँ पर गहन ध्यान में 40 दिन बिताए थे। हालांकि वे पंजाब लौट आए, लेकिन मक्का की यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमान लोग इस जगह पर प्रार्थना करने के लिए 4 दीवारी वाले शहर जेरूसलम का दौरा करने लगे हैं। पंजाब और उससे आगे की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने यरूशलेम या फिर जेरूसलम का दौरा किया, जहां उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना की और छंद भी लिखे। किंवदंती यह है कि उन्हें
पुराने यरूशलेम के एक द्वार के भीतर एक मामूली लॉज मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे मुसलमानों के बीच बाब अज जहरा और ईसाइयों के बीच हेरोदोस गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब जब बाबा फरीद यहाँ से चले आए तो यहाँ पे जो इनको लॉज मिला था उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया जाविया अल हिंदिया। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है हिंद का लॉज। अब आप देख सकते हैं कि प्राचीन टाइम पे हमें हिंदुस्तान कहा जाता था या फिर हिंद कहा जाता था, यानी कि भारत का लॉज है, तो भाई चलो हमको वापस करो हमारा लॉज, हम लोग आ रहे हैं वहां पे रहने के लिए आप देखेंगे लॉज जो है ना कई सारे वंशों के साथ संबंधित रहा, लेकिन उसके बाद भी इसका संबंध भारत के साथ टूटा नहीं है। कई सारे संबंधों, जैसे आप देख सकते हैं ईसाई हो गए, उसके अलावा ममलूक वंश हो गया, ऑटोमन शासक हो गए, उसके अलावा इन सब के बीच ये हस्तांतरित होता रहा, कभी इनके पास गया, कभी इनके पास गया, कभी इनके पास, लेकिन फिर भी भारत के साथ इसके संबंध टूटे नहीं। फिर भी यहाँ पे भारत का आप कह सकते हैं एक तरीके से अस्तित्व बचा रहा, यहाँ पे इसका प्रभुत्व बना रहा। मध्ययुगीन यात्री एविलिया चलेबी ने 1671 में जाविया अल हिंदिया भारतीय धर्मशाला को शहर के सबसे बड़े जाविया में से एक बताया। जाविया मतलब धर्मशाला, हाँ धर्मशाला आप कह सकते हैं तरीके से। एक राजनयिक लेखक नौतेज सरना ने 1681 के एक दस्तावेज का खुलासा किया, जिसमें लॉज पर नेतृत्व विवाद का विवरण दिया गया था, और एक अन्य दस्तावेज में गुलाम मोहम्मद अल लाहौरी नाम के एक शेख का उल्लेख किया गया है, जो 1824 में ऑटोमन प्रशासन से जुड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप लॉज की सुविधाओं का विस्तार हुआ। तो आप यहाँ पे 3-4 नाम आपको दिए गए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बात की जा रही है मध्ययुगीन यात्री एलविया चलेबी की। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जलेबी नहीं है, ठीक है, चलेबी है। उसके अलावा यहाँ पे नौतेज सरना है, इसी तरीके से गुलाम मोहम्मद अली लाहौरी हैं। तो इन सब का नाम आप ध्यान रखिए, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ये लोग जुड़े हुए थे कि नहीं अल हिंदिया लॉ से, तो आप लोग को लगेगा यार ये कौन सा नाम हमने सुना ही नहीं है। फिर आपको पता है कि 1919 में संधि होती है और ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया जाता है। फिर ऑटोमन साम्राज्य के हाथ से ये लॉ छिन जाता है। फिर 1921 तक यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने कार्यभार संभाला और व्यापक नवीकरण और पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू किए। और इस कार्य के लिए उन्होंने क्या किया था, तो ग्रैंड मुफ्ती ने ब्रिटिश भारत में मुस्लिम रियासतों सहित दुनिया भर के मुस्लिम संरक्षकों से समर्थन मांगा था, यानी कि सारे मुस्लिम लोग जो दुनिया भर में थे उनसे ये कहा था कि भैया इसके निर्माण के लिए, इसके पुनर्निर्माण के लिए हमें कुछ राशि दी जाए, कुछ हेल्प की जाए, ताकि हम इसका अच्छे से निर्माण कर सके, इसको फिर से विकसित कर सके। 1921 में ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय खिलाफत आंदोलन के नेताओं को इंडियन लॉज की मरम्मत की सख्त जरूरत के बारे में सूचित किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक युवक ख्वाजा नजीर हसन अंसारी ने यह काम संभाला। अब आप देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपसे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी एक टॉपिक से। सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो भारतीय खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसके सदस्य जो थे यहाँ पे इस जो अल हिंदिया लॉज इससे जुड़े हुए थे। अब आपको लगे यार हमने तो सुना ही नहीं है, ये क्या था, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही आसानी से। पता चले कि साइड में चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, फिर आप कहेंगे यार ये क्या था, हमने तो पढ़ा नहीं था। तो पढ़ा है आपने, बस आपको रिविजन की जरूरत है। उसके अलावा बात करें कि 1924 तक उन्होंने लॉज की पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया, जिसने अगले 15 वर्षों तक ब्रिटिश भारत के कई यात्रियों और तीर्थयात्रियों को अभ्यारण्य प्रदान किया, यानी कि आश्रय प्रदान किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉज ने उत्तरी अफ्रीका में लड़ने वाले ब्रिटिश भारत के सैनिकों के लिए सरल स्थल के रूप में भी कार्य किया था। आजाद भारत से कैसे जुड़ा हुआ ये लॉज, तो भारत को आजादी मिलने के बाद नजीर अंसारी ने मिस्र में भारतीय दूतावास से लॉज की भारतीय पहचान को मजबूत करते हुए इसके लिए आधिकारिक मान्यता मांगी थी। लॉज ने कई संघर्षों का सामना किया है। 1952 में रॉकेट हमले को सहन किया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध जो हुआ था अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में, उसके भी सहन किया। ये अपने परिसर के भीतर फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी और जेरूसलम स्वास्थ्य केंद्र की भी मेजबानी करते हैं, यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनके लिए भी कार्य किया जाता है। और ये तो हम भारतीयों की प्राचीन परंपरा है यार, हम भारतीय हमेशा ऐसे ही करते चले आए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। 2000 में यह धर्मशाला पूर्व भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह और फिलिस्तीनी नेता फैसल हुसैनी के बीच बैठक का स्थल भी थी। अब आपसे कितना अच्छा स्टेटमेंट बन जाएगा कि जो पूर्व भारतीय विदेश मंत्री थे उसके बीच और यहाँ पे जो फिलिस्तीन के नेता थे उनके बीच इस धर्मस्थल में बैठक भी हुई थी। तो सोचिए कितना अच्छा स्टेटमेंट आपसे बन जाएगा। ऐसा कोई भारतीय राजनयिक या अतिथि गणमान्य व्यक्ति नहीं है जो धर्मशाला का दौरा ना करता हो। आज 1928 में यरूशलेम में जन्मे शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी इसके प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं। 2011 में उन्हें प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों ये बहुत अच्छा लगा पढ़ के मुझे, मतलब एकदम अंदर से खुशी है। जैसे बात करते हैं एकदम लगता है हाँ दिल गार्डन उस तरीके से। क्षेत्र में उथल पुथल के बावजूद लॉज में 2 भारतीय झंडे गर्व से लहराते रहे, मतलब कुछ भी हो जाए वहां पे भारतीय झंडा हमेशा से लहराता आया था, लहराता है और लहराता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और हर 15 अगस्त को यहाँ पे एक चीज चलती है, देखिए अंसारी स्वतंत्रता दिवस को एक गीत के साथ मनाते हैं। कौन से, तो जिसे वे सभी जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मतलब सोचिए कि वहां पे भी लोग इस गीत को जानते हैं और सारे लोग ये गाते भी हैं 15 अगस्त को। कितना अच्छा लगता होगा ना कि सारे लोग एक साथ ये गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा।
हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जब भी ऐसे कोई देशभक्ति वाले गीत आते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बड़ा मजा आता है सुन के, अच्छा सा लगता है। ये संपत्ति भारतीय वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है और केवल भारतीय नागरिकता या विरासत वाले व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। धर्मशाला में 6 अतिथि कमरे हैं, एक छोटी मस्जिद है, एक पुस्तकालय भी है, एक डाइनिंग हॉल और एक रसोई घर भी है। और यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं, जो भी अतिथि आते हैं, इनको प्रोत्साहित किया जाता है, इनको मोटिवेट किया जाता है कि भैया आप लोग अपना काम स्वयं करिए, यानी कि आत्मनिर्भर बनिए। आप लोग अपना खाना खुद से बनाइए, आप लोग अपना कपड़ा खुद से धुलिए, उसके अलावा जो भी काम अपना आप लोगों को खुद पर्सनली करिए। ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे इनको प्रोत्साहित किया जाता है। अब चलिए बाबा फरीद के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1173 ईस्वी में मुल्तान के पास कोठेवाल गांव में हुआ था। यह एक ऐसे परिवार से था जो काबुल से पंजाब आ गया था। इनका परिवार काबुल से पंजाब आ गया था। ये चिश्ती संप्रदाय को मानने वाले थे। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी वो मैंने आपको बता ही दिया। पंजाबी में अपने छंद लिखने वाले प्राथमिक सूफी संतों में से एक थे ये, और इनमें से कई छंद सिखों के पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। अब आपने टॉपिक पढ़ा, आपको मजा आया कि नहीं, पर आप क्वेश्चन बताइए कि आपने टॉपिक को कितना ध्यान से पढ़ा। ये रहा आपका क्वेश्चन। बात करें निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय के मानने वाले थे। इनकी कुछ रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। यह हिंदी में छंद लिखने वाले प्रारंभिक सूफी संतों में से एक थे और उन्होंने जेरूसलम की यात्रा की थी। अब इसमें से किसी एक स्टेटमेंट में बहुत थोड़ा सा चेंज किया गया, बस एक शब्द चेंज किया गया है, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए, मैं लिख रहा था उस शब्द को। अब आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ शॉर्ट न्यूज है जो जानना जरूरी है, भले से वो आपके एग्जाम में। जैसे बात करें कि भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसके अलावा बात करें मेसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे में तीसरी ACTCM बार्ज लंबी संकरी नौका LSAM-17 यानी कि यार्ड 127 का जलावतरण किया गया, यानी कि इसको फिर से लागू किया गया, इसको पानी में उतारा गया। क्या है, तो ये नौका है एक प्रकार की। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लागू होती है। हालांकि मैं पाकिस्तान को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वही चीज होती है ना कि देखिए, अगर आप अपनी तुलना शेर से करेंगे तो आपकी महानता बढ़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी तुलना कुत्ते से करेंगे तो आपकी महानता घटेगी। तो भैया हम कुत्तों से तुलना नहीं करना चाहते हैं। और ये सच में कुत्ते हैं यार, कुत्ते की दुम है ये लोग, सुधरने वाले नहीं है ये लोग। फिर से इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में फायरिंग शुरू कर दी और 8 घंटे के आसपास ये फायरिंग चलती रही। मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ के स्थानीय लोग डरे हुए थे बेचारे, किसी के रसोई घर उड़ गया, किसी का जो खिड़की जंगला था वो उड़ गया, इस तरीके से बहुत दिक्कत देखने को मिली। स्थानीय लोग को बहुत दिक्कतें हुई हैं। हालांकि किसी सेना जवान की जान नहीं गई, वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि एक सैनिक जो थे वो घायल हुए हैं, लेकिन उनकी जान नहीं गई, वो सेफ है, वो खतरे से बाहर, तो बहुत अच्छी बात है कि किसी की जान नहीं गई है। पर ये लोग यार कभी सुधरने वाले नहीं। मतलब क्या चल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले तो भारत के सामने हाथ फैला रहे थे, भीख मांग रहे थे कि भीख दे दो यार, हम लोग मर रहे हैं, भुखमरी के कगार पे आ गए, फिर से भारत के ऊपर फायर कर रहे हो। क्या नाटक है यार, पहले अपने आप पे फोकस कर लो ना, क्या फालतू में भारत को बार बार परेशान करते रहते हो। किसी दिन अगर हमारा मूड घूम गया ना तो तुम नक्शे से मिट जाओगे, ये चीज समझ नहीं आ रही है। हम लोग है कि चलो ठीक है, बच्चे और छोटे मोटे हरकतें करते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी करोगे। किसी दिन अगर भारत का मूड घूमा ना तो बेटा सोच लेना, कहाँ जाओगे, नजर भी नहीं आओगे। फिर वो हो जाएगा अखंड भारत, फिर पाकिस्तान गया, फिर हम हो जाएंगे अखंड भारत, ठीक है। इसलिए होश में रहा करो। कभी कभी तो लगता है इनके बारे में क्या हो, इतनी मतलब इतनी नीच हरकतें करते हैं ना कि बोला क्या जाए समझ ही नहीं आता। ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं यार, अपने देश के ऊपर फोकस करो ना। बांग्लादेश भी हम ही से अलग हुआ, लेकिन वो अपने ऊपर फोकस करता है, वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तुम ही लोग परेशान किए हो, तो हमें परेशान करने के चक्कर में हम ज्यादा खुद ये परेशान होते हैं। पर ये सुधरेंगे नहीं, कसम खा के बैठे हैं कि चाहे हम खुद तबाह हो जाए, लेकिन हम भारत के ऊपर, भारत को सुकून से नहीं रहने देंगे। मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है, इसराइल फिलिस्तीन वार चल रहा है, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इसी में भारत को भी पाकिस्तान को निपटा देना चाहिए। हाँ बोल के आतंकवादी हैं और उसके सीधा घुस जाए अंदर और निपटा दें सबको, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी यार फालतू का बार बार परेशान करते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं। उसके अलावा सभी को पता है कि दोस्तों कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। तो उस बात की कि इसने 2 टन धूल उठाई है, धूल उठाई किसकी, तो यहाँ पे जो लुनार यानी कि चांद की जो सतह है उसकी धूल धूल उठाई 2 टन के आसपास। बाकी यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। वैसे आप लोग का याद है कि जो जहाँ पे चंद्रयान हमारा लैंड किया था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो। मैंने ये बताया भी था, अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं कल इसको आपको बता दूंगा। उसके अलावा एक स्टडी में ये बताया कि भैया जो मिजोरम है यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर की दर देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह यहाँ पे देखिए सीमित परिवहन है, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक तरीके से नहीं, यानी कि हॉस्पिटल जो अच्छे नहीं है, इसी तरीके जो परिवहन के साधन है वो बहुत सीमित है, और यहाँ पे साफ सफाई का भी उतना ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऐसे कई कारक मिल करके यहाँ पे मिजोरम में कैंसर की दर सबसे उच्च कर दे रहे हैं, कैंसर की दर सबसे उच्च है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे कम आबादी वाले राज्यों में इसका दूसरा स्थान है, यानी कि सबसे कम आबादी कौन से राज्य में है, तो सबसे कम आबादी पहले स्थान पर है सिक्किम, दूसरे स्थान पर मिजोरम है। तो यहाँ पे आबादी सबसे कम, लेकिन उसके बाद भी जो कैंसर की दर है वो उच्च देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह वही सारी चीजें बताई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, तो ये थे द लांसेट रीजनल हेल्थ
दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया था? तो मिजोरम। भारत में उपचार की जरूरतें, 18 साल के रुझान 2023 से 2020 से साक्ष्य। तो ये इस रिपोर्ट का पूरा यहाँ पे नाम रखा गया था, टाइटल था इसका। मलेशिया ने अपने नए किंग के रूप में किसको चुन लिया? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को चुना है, और ये 64 साल के हैं। बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि मलेशिया में कौन है, राजा हैं। और भैया यहाँ पे इसराइल शुरू हो चुका है। इसराइल कह रहा है हम ब्रह्मास्मि, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ भैया, अब चाहे जो कर लो, अब तो मैं फोड़ फाड़ के रहूंगा। अब मैं गाजा का जो नाम है ना, यहाँ पे इसको मिटा के रहूंगा। जो हमास लोग हैं इनको गाजा से मिटा के रहूंगा, या तो हमास बचेगा तो मैं बचूंगा। इसराइल अब यहाँ पे जमीन पे उतर गया है, और यहाँ पे जो ग्राउंड इन्वेजन है उसको शुरू कर दिया, यानी कि जमीन स्तर पर जाकर लड़ाई कर रहा है, अंदर घुस चुका है ये गाजा के। और कह रहा है कि पूरी तरीके से हम कंट्रोल करने वाले हैं गाजा को, और यहाँ पे हमास के नामो निशान मिटा के रख देंगे धरती से। यही चीज़ मैं कह रहा था कि हमारे इंडिया को भी यही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। जब वो लोग मानने वाले नहीं है, तो एक बार यहाँ पे हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो इसराइल की प्रतिक्रिया है। और पाकिस्तान तो आए दिन हमारे ऊपर अटैक करता रहता है। किसी किसी दिन हमें भी यही करना चाहिए कि ग्राउंड इन्वेजन करो और निपटा दो सबको एक किनारे से। अगर कोई पाकिस्तान से सुन रहा है तो नाराज मत होना, क्योंकि आप लोग की हरकतें ही ऐसी यार, हम क्या कर सकते हैं? मतलब बार बार आप लोग अगर यहाँ पे अटैक करोगे तो हम लोग कितना सहने वाले हैं। और यहाँ पे कभी भी देखिए ना, जो आम जनता होती है उनकी गलती नहीं होती। गलती किसकी होती है? तो भैया जो पॉलिटिकल लीडर है, सबसे ज्यादा गलती, क्योंकि ये अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए। और अगर पाकिस्तान में पर्टिकुलर देखते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल निभाती है इनकी आर्मी। इनकी आर्मी मतलब क्या कहा जाए इसकी आर्मी के बारे में, एकदम थर्ड क्लास आर्मी है। बेवकूफ किस्म के इंसान है ये सब। हरदम भारत के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं, हरदम भारत को तबाह करने की सोचते हैं, अपना नहीं देखते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में सत्ता है ना, यहाँ पे सेनाओं को भी थोड़ी बहुत सत्ता दी गई। यही दिक्कत है कि आप देखें पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। जहां जहां पर भी सत्ता में, यानी कि सरकार में सेनाओं का प्रतिनिधित्व किया गया है, वहां वहां पे ये दिक्कत देखने को मिली। चाहे वो म्यांमार हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे अन्य देश को आप उठा के देख लीजिएगा। इसी तरीके से हमें इंडिया को भी एक अभियान चलाना चाहिए, और फिर अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। अगर कोई मेरी बात से असहमत है तो बिल्कुल आप असहमति जता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल जताइए। लेकिन आप सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप भाषा का प्रयोग करिए। आप बिल्कुल असहमति जताइए, उसमें कोई दो राय नहीं। और अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आती हैं, किसी की और कोई भावनाएं आती हैं, किसी को बुरी लगी हो मेरी बात, तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहूंगा, माफ कर दीजिए। जिनको मोटिवेशन की कमी होती है ना, इनको देखिए। इनका नाम है शीतल देवी। जिनको ये लगता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करूं, माइंड अपसेट है, एक बार इसको देख लीजिए भैया, बस एक बार इनको देखिए। ये शीतल देवी नाम है इनका। इनके हाथ नहीं, दोनों आर्मलेस हैं ये। पैर से यार ये तीरंदाजी कर रही हैं। तो आप सोच के देख लो ना कि कितनी खतरनाक स्थिति है भैया। ये होता है मोटिवेशन, ये होती है डेडिकेशन। हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा हेडेक होगा, पढ़ाई नहीं करनी है, ये नहीं करना है, आज हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी हम रोने लग जाएंगे। इनको देख लो यार, अब इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के दोनों हाथ नहीं, उसके बाद भी ये निशाने लगा रहे हैं। और न सिर्फ निशाने लगा रहे हैं, बल्कि एशियन पैरा गेम जो चल रहा है, इसमें 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली एक ही टाइम पे एक पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ये पहली भारतीय बन चुकी हैं, यानी एक ही टाइम पे 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली महिला बन चुकी हैं भारत की एशियन पैरा गेम में। यानी कि स्पेशल कैटेगरी जो होती है उसको कई बार हम स्पेशल स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। जो पैरा, यानी पैरा क्या होता है? दिव्यांग। बार बार मैं पैरा बोलना आप लोग को लग रहा है पैरा कमांडो वाली बात नहीं, यहाँ पे जो दिव्यांग होते हैं ना उनको पैरा बोला जाता है। तो कई बार इनको स्पेशल भी बोला जाता है। तो भैया इनका नाम याद रखिए, शीतल देवी। अब और कितना मोटिवेशन चाहिए जरा वो भी बता दीजिए। मतलब इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि दोनों हाथ ना हो, पैर से निशाने लगा रहे हैं, और 2-2 गोल्ड मेडल जीत कर ला रहे हैं। ये भी सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं, सीधा गोल्ड मेडल फोड़ के रख दिया भारतीय बेटे ने। एक सलाम तो ऐसे लोगों के लिए बनता है यार, सैल्यूट है इस पर्सनालिटी को। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा। और अगर किसी की कोई सी भी भावनाएं आती हुई, चाहे वो धार्मिक हुई, चाहे आर्थिक हुई, चाहे सामाजिक हुई, कोई सी भी भावनाएं आती हुई, तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहूंगा। किसी की भावनाएं याद करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना कोई मेरी मंशा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि समझाने के प्रोसेस में लोगों को ये लगता है कि हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है, हमारे धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार समझाने के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, और जो न्यूज़ है कम से कम उसको तो बताना ही पड़ेगा। अगर न्यूज़ नहीं बताऊंगा तब भी आप कहें कि सर आपने न्यूज़ छोड़ दी थी, और आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो कवर ही नहीं कर रहे हैं। और अगर बताऊंगा तो अगर आपकी भावनाएं आती होती है, देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप एक अच्छे समाज से आते हैं, एक अच्छे नागरिक है, तो आपका माइंड इतना ओपन होना चाहिए कि अगर कोई गलत चीज को गलत कह रहा है तो आप उसको सुनिए, चाहे वो आपके धर्म की हो, चाहे किसी और के धर्म की हो। मतलब चाहे वो धर्म की बात होती है, चाहे हमारे देश के बारे में। अगर कोई गलत बात है, अगर कोई गलत कर रहा है, तो हमें उसको गलत कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर हमसे खुद से गलती हो तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमें उसको एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो, किसी की भी भावनाएं आती हो, तो मैं उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा, माफ कर दीजिएगा। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती उसके लिए माफ करिए। थैंक यू ए लॉट।